हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये लेक्चर नंबर 8 है। और लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अदर मटेरियल। जो अदर मटेरियल हैं उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व क्या होते हैं, ठीक है, और वो किस प्रकार से उसका कर्व ड्रॉ किया जाता है, वो सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखते रहिए। और सबसे पहले तो आप शेयर कर लीजिए अपने दोस्त मित्र को कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए आ जाते हैं पॉइंट पर। अदर मटेरियल का हम देख लेते हैं कि अदर मटेरियल के किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले तो मैं ड्रॉ कर लूँ ये, ठीक है। ये स्ट्रेस को इंडिकेट करेगा और ये स्ट्रेन को, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आपने देखा होगा, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस करके बताया है। सबसे पहले थोड़ा सा ब्लर हो गया, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उतना क्लियर हो जाएगा अपना ऑटोमेटिक, ठीक है। स्टार्टिंग में लिखा नहीं रहता है तो इसलिए क्लियर नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले तो हमने उसमें डिस्कस किया था प्योर आयरन, ठीक है। प्योर आयरन मतलब सिर्फ Fe हो। तो Fe का कैसे होता है, इस प्रकार से ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये प्योर आयरन, ठीक है। प्योर आयरन की बात करें जो सिर्फ Fe हो, जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो क्या होते जाता है, जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी डक्टिलिटी कम होती जाती है और स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, ठीक है। थोड़ा और कार्बन की मात्रा, कुछ कार्बन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो माइल्ड डिस्टिल हो जाता है। और माइल्ड डिस्टिल का कैसे मैंने बताया था कि इस प्रकार से, फिर बाद में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये माइल्ड डिस्टिल का। फिर उससे ऊपर HYSD बार, ठीक है, ये यहां तक ही रहता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये इसका स्ट्रेन इतना है, फिर इसका स्ट्रेन कम होते जाता है स्ट्रेन। ये HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ। फिर बाद में एक और होता है क्विंच बार, क्विंच आयरन बोलते हैं उसको, वो यहां तक रहता है। इसको क्या बोलते हैं, क्विंच, क्विंच्ड आयरन बोलते हैं, ठीक है। क्विंच्ड आयरन इसको बोलते हैं। ये क्लियर हो गया है, ठीक है। क्विंच आयरन उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर इसकी बात करें माइल्ड डिस्टिल में तो Fe प्लस कुछ कार्बन होता है, इसमें भी Fe प्लस कार्बन होता है, मतलब कार्बन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। इसमें भी Fe प्लस कार्बन होता है जिसमें कार्बन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। और ये जो इसको अगर मैं बोलूं ये वाले को, ये जो है इसको मैं नाम दे देता हूं कार्बन स्टील, ठीक है। कार्बन स्टील, और जिसमें कार्बन स्टील के बारे में मैंने बताया था एग्जांपल में कि रॉट आयरन है, फिर बाद में माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन है, ठीक है। ये आपका पूरा मैंने बताया था, पिग आयरन है, ठीक है। ये चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। रॉट आयरन जो होता है, रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा बहुत कम, मतलब इम्प्योरिटी तो किसी न किसी में होते ही है, बहुत कम होती है। फिर माइल्ड स्टील में कुछ होते हैं, परसेंटेज भी मैंने बताया था, ठीक है। फिर बाद में कास्ट आयरन है, फिर पिग आयरन है, ठीक है। ऐसे बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिख दिया है। तो ये जो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करके बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ता गया है, ये स्ट्रेन जो जैसे जैसे बढ़ता गया ना उसकी स्ट्रेन कम होती गई है, ठीक है। स्ट्रेन कम होती गई। देखिए इसका पिग आयरन का यहाँ तक था, इसका यहाँ तक है, इसका यहाँ तक है, इसका यहाँ तक ही है, स्ट्रेन कम हो रही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ना कि जैसे जैसे उसका स्ट्रेंथ हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, वो ऐसे ऐसे उसकी डस्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ नोट करके हम लिख लेंगे, नोट करके। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। जो क्विंच आयरन है, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर क्विंच आयरन जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बन की मात्रा उसमें ज्यादा है, ठीक है। और वही अगर मैं प्योर आयरन की बात करूं, ये जो आपने यहाँ देखा प्योर आयरन है, तो उसका स्ट्रेंथ तो कम होगा, स्ट्रेंथ कम होगा, बट डक्टिलिटी जो है ना
ज्यादा होगी। और डक्टिलिटी क्या है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके बताया। यहाँ पे अगर डक्टिलिटी की बात करें तो ये डक्टिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब इस बेस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ होता है, ये भी नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं, जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डक्टिलिटी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डक्टिलिटी। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे ये चीजें। चलिए इसको मैं एक क्रमिक रूप में लिख देता हूं कि ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए कि सब अगर स्ट्रेंथ वाइज में अगर मैं देखूं, अगर मैं स्ट्रेंथ वाइज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका स्ट्रेंथ होगा, क्विंच्ड का, क्विंच्ड आयरन का ज्यादा होगा। उसके बाद HYSD का ज्यादा होगा। ठीक है, HYSD, फिर उससे कम कार्बन स्टील का, फिर उससे कम प्योर आयरन का, स्ट्रेंथ की बात करें। वहीं अगर डक्टिलिटी की अगर मैं बात करूं, डक्टिलिटी की अगर मैं बात करूं तो डक्टिलिटी में रिवर्स कर दो। ठीक है, रिवर्स कर दो। पहला प्योर आयरन जो है उसकी डक्टिलिटी ज्यादा होगी, फिर कार्बन स्टील की, फिर HYSD, फिर बाद में क्विंच्ड। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि ये इस क्रम में एग्जाम में पूछ सकता है कि ये दिए होंगे और मैं पूछ लेगा कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या किसकी डक्टिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अगर चलिए अगर कुछ जैसे कि हमको पता चल जाता है कि स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंथ की, जैसे अगर मैं HYSD की बात करता हूं, HYSD की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जिसको RCC बार भी बोला जाता है, RCC बार। ठीक है, RCC बार की अगर मैं बात करूं तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, केमिकल कंपोजिशन आर सेम। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन जो होती है, अभी जो मैंने पूरे बताए, ये ऊपर दिख रहा है प्योर आयरन, कार्बन, HYSD, क्विंच आयरन, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा ई सेम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इनिशियल जो है, इनिशियल वो ये ई तो सेम ही है। ठीक है, सबके ई जो है, स्लोप जो है वो सेम ही है। यहाँ से तो ये स्टार्टिंग का तो सेम ही बता रहा है, सबके ई तो सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई इज सेम इन ऑल मटेरियल। यहाँ पे जो मटेरियल आपको दिख रहे हैं, इन मटेरियल में ई तो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सेम ही है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो वो तो सेम ही है, तो उनकी केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। बट अगर मैं बात करूं उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना या प्रॉपर्टीज है, डज नॉट सेम, वो सेम नहीं होती है। ठीक है, सेम नहीं होती है। अब मैं इसका अगर डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया था, मैं ड्रॉ करके यहाँ पे बताऊं, ये आपका स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, तो किस प्रकार से था, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। और माइल्ड स्टील का अगर हमने देखा था तो किस प्रकार से था, ये ऐसे था। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे माइल्ड स्टील का, ये माइल्ड स्टील और ये HYSD की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों की अगर स्ट्रेन की देखेंगे तो इसका स्ट्रेन जो है कम है, इसका स्ट्रेन ज्यादा है। मान लो कि ये माइल्ड स्टील है और ये मटेरियल है, तो इनमें अगर डक्टिलिटी की बात करें तो माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी ज्यादा है, इसकी डक्टिलिटी कम है। ठीक है, माइल्ड स्टील की। तो ये जो आपका HYSD देख रहे हैं ना, इसका कोई इल्ड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे तो इसका इल्ड पॉइंट है, ये D पॉइंट इल्ड पॉइंट को कंसीडर किया जाता है और यही स्ट्रेंथ को बताता है। यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो स्ट्रेस आता है, ये जो स्ट्रेस बताता है,
ये जो स्ट्रेस बताता है ना, ये स्ट्रेस इंडिकेट करता है उसके स्ट्रेंथ को, उसके स्ट्रेंथ को इल्ड स्ट्रेंथ इसको बोला जाता है, इल्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ठीक है, इल्ड स्ट्रेंथ। अब इल्ड मैंने बताया था जहां से इलोंगेशन स्टार्ट होता है। अब देखिए कोई स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है, ठीक है, तो हम उसका स्ट्रक्चर जो भी आप देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर अगर हम मेरा बना हुआ है तो उस स्ट्रक्चर का हम स्ट्रेंथ कहां तक लेंगे, इल्ड तक ही स्ट्रेंथ को कंसीडर करेंगे ना। उसका इल्ड ही हमारे लिए तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा, इल्ड ही उसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। क्योंकि अगर मान लो वो चेंज होने लगा, इलोंगेट होने लगा, तब तो हमारे लिए वो सेफ नहीं है। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगा वो इतना ही होगा, इल्ड स्ट्रेंथ जो नोट करेगा। इसीलिए मैं इल्ड की बात कर रहा हूं। लेकिन HYSD में तो कहीं इल्ड बता नहीं रहा है। HYSD का अगर देखेंगे, बात करूं यहाँ पे, तो इट डज नॉट हैव डेफिनिट इल्ड पॉइंट। कोई इसका इल्ड पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, डज नॉट हैव एनी इल्ड पॉइंट। अब जब इल्ड पॉइंट है नहीं तो फिर बाद में इसकी स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे। ठीक है, कि इसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितना स्ट्रेंथ होगा आगे, उसके बाद वो मतलब इलोंगेट होना स्टार्ट कर देगा। तभी तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि भाई ये कितना मतलब लोड कैरी कर सकता है, कितना ये स्ट्रेस कैरी कर सकता है। तो ये पता रहेगा यील्ड स्ट्रेंथ। इसके बेस पे हम उससे कम पे हम क्या करेंगे, उसकी डिजाइन करेंगे, उससे कम जितना ही लोड अप्लाई करें ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखने पे तो ये पता चल जाता है। पहले नंबर तो ये मैं बता सकता हूं कि जो माइल्ड स्टील है, अगर डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी में जो माइल्ड स्टील है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और स्ट्रेंथ में अगर बात करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है HYSD का, तो ज्यादा होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ में HYSD का ज्यादा होगा और डक्टिलिटी में माइल्ड स्ट्रेंथ का ज्यादा होगा। कुछ और मटेरियल का देख लेते हैं। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि जिसके इल्ड स्ट्रेंथ नहीं दिए रहते हैं तो उसको कैसे उसका इल्ड पॉइंट फाइंड आउट करें, उसका स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करें, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कुछ और मटेरियल देख लेते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ एल्यूमिनियम या कॉपर की मैं बात कर रहा हूं। एल्यूमिनियम या कॉपर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके भी डेफिनिट एल्ड पॉइंट नहीं होते हैं। इसकी भी अगर मैं बात करूं तो इसके भी डेफिनिट एल्ड पॉइंट नहीं होते। कैसे होता है इसका डायग्राम, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसका भी इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। ये एल्यूमिनियम का है, ठीक है, ये सिग्मा, ये एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरीके का होता है। अगर मैं इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो जो स्टील की होती है ना, जो स्टील की होती है उसका थर्ड पार्ट कर दिया जाए तो एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस मिल जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि उसकी थर्ड पार्ट कर दिया जाए तो ये मिल जाता है। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, माइल्ड स्टील अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² या MPa। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अब कोई भी मटेरियल देखो, अभी जैसे कि मैं बता रहा था कि कोई भी मटेरियल है, जितने भी मटेरियल है, हम इल्ड के पीछे क्यों पड़े हुए भाई, तो इल्ड ही मेरा स्ट्रेंथ बता रहा है, इल्ड ही क्या मेरा स्ट्रेंथ बता रहा है। ठीक है, उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है कंसिडर हम करेंगे। मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, लेकिन अल्टीमेट से हमें थोड़े लेना देना है भाई, जहां से चेंज हो रहा है। देखो इल्ड स्ट्रेंथ की बात मैं क्या कर रहा हूं, इल्ड ये कह रहा है कि भाई वहां से इलोंगेशन स्टार्ट होता है। अब मान लो कि कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ से हमें क्या लेना देना है भाई, अल्टीमेट तो चलो वो टूटेगा उस टाइम पे, वहां उसका मैक्सिमम होगा, उसके बाद अगर लोड अप्लाई हुआ तो टूटेगा। लेकिन मुझे डिजाइन अगर करनी हो, जो RCC पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि इल्ड स्ट्रेंथ ही मैं क्यों लेके चलता हूं डिजाइन करने के लिए, क्योंकि FY उसको बोलते हैं, क्योंकि वहां से वो इलोंगेशन स्टार्ट होता है और हमें इलोंगेशन नहीं चाहिए, हमें इलोंगेशन नहीं चाहिए होता है जब ये कोई स्ट्रक्चर बना रहे तो उसको वो जो जहां से इलोंगेट होता है, जहां से
स्टार्ट करता है वो यील्ड पॉइंट होता है, तो वही हमारा क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है। तो उसके कम स्ट्रेंथ जितना पे हम लोड लेकर और उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जिसके नहीं दिए हुए हैं, मैं अगर बात करूं कि कुछ जो मटेरियल हैं जिनके नहीं दिए हुए हैं, उन मटेरियल के 1 मिनट, जो मटेरियल नहीं दिए हुए हैं उस मटेरियल को भी हम लेकर और देख लेते हैं कि कैसे उसका यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करें, यील्ड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करें और उसका स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करें। तो चलिए आज उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं कि जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है ना, मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है वो यील्ड स्ट्रेंथ या स्ट्रेस होती है। तो यील्ड स्ट्रेंथ ही पता करना होता है। ठीक है, सभी मटेरियल का। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ ही पता करने की जरूरत है। तो अब मैं अगर बताऊं कि कैसे उसका अगर पता करना है तो कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं मटेरियल ले लेता हूं, जैसे मैं एल्युमिनियम की ही ले लिया, जैसे मैंने ड्रॉ किया था, एल्युमिनियम की बात कर रहा हूं, एल्युमिनियम का इस तरह के ड्रॉ किया था। ठीक है, ये एल्युमिनियम है। ओके, ये स्ट्रेस स्ट्रेन है, ये कर्व ड्रॉ किया मैंने एल्युमिनियम का, और ये उसका EL बताएगा एल्युमिनियम। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इसका एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इसके टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये इस कर्व का एक यहाँ से इनिशियल से ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, टेंजेंट, और यहाँ से ये जो स्ट्रेन है ना, यहाँ से 0.2% जितना स्ट्रेन पे, 0.2%, ध्यान देना, 0.2% स्ट्रेन जितना पॉइंट लेके, और ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें। और ये पैरेलल लाइन जहां पर ये जो कर्व है उसके ऊपर कट करता है, और ये जिस उसका जो स्ट्रेंथ बताता है, यहाँ पे जो स्ट्रेस बताता है, ध्यान देना, जो स्ट्रेस बताता है वही उसका क्या होता है, उसका यील्ड पॉइंट होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसका यील्ड पॉइंट, और जो स्ट्रेस हो यहाँ तक जो बता रहा है, ये जो स्ट्रेस बताएगा वो स्ट्रेस क्या होगा, उसका यील्ड स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, जो स्ट्रेस बताएगा वही उसका क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ होगा। और ये जो मैंने ये फाइंड आउट करके बताया, इसको बोला जाता है ऑफसेट मेथड। ध्यान देना, ऑफसेट मेथड बोला जाता है। तो अभी कोई पूछे कि ऑफसेट मेथड कहाँ यूज किया जाता है, तो ऑफसेट मेथड जिस मटेरियल का यील्ड पॉइंट नहीं पता होता है उसका अगर यील्ड पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो ऑफसेट मेथड का यूज करके, ऑफसेट मेथड का यूज करके हम पता कर लेते हैं। ठीक है, जिसका यील्ड पॉइंट नहीं दिया हो, बहुत सारे हैं, जैसे HYSD बार था, एल्युमिनियम है, कॉपर है, कंक्रीट है, कंक्रीट का भी यील्ड पॉइंट नहीं पता होता है। ठीक है, तो इन सभी का अगर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है तो इनकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कंक्रीट का तो आप वैसे भी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेते हो, लेकिन ये भी उसका स्ट्रेंथ बता देगा। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे HYSD है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, ये ऐसे मटेरियल हैं जिसका यील्ड पॉइंट नहीं दिखाई, ये आप खुद भी लिख लेना, अपने कॉर्नर में कहीं पे भी एक लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, कि ताकि आप कभी भी देखो तो आपको ये याद रह सके। ठीक है, नहीं दिखाई देता हो,
हो तो वो यील्ड पॉइंट पता करने के लिए क्या करते हैं, ऑफसेट मेथड का यूज करते हैं। ऑफसेट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि मुझे मतलब बहुत सारे जो हैं अपने, अगर इंडियन की बात करें तो बहुत सारे लोगों को हिंदी अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो उनके लिए काफी इजी है। बाकी लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जिनको जो लैंग्वेज प्रेफर होता है अपनी लैंग्वेज में लिख लें, कि ताकि उनको जब भी ये नोट्स उठा के देखें तो उनको आइडियाज मिल जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अभी किसी भी मटेरियल का अगर फाइंड आउट करना हो, ऑफसेट मेथड यूज कर देना। 0.2% स्टैंड लेकर इसके टेंजेंट जो आपने ये ड्रॉ किया ना, इसके टेंजेंट के पैरेलल ड्रॉ कर दो। जिस पॉइंट पे, उस कर्व के जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होता है, उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा वही उसका यील्ड स्ट्रेस होगा, वही उसका यील्ड स्ट्रेंथ होगा, वही उस मटेरियल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। तो ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसलिए भी मैं ये बोल रहा हूं ना कि ये उसका जो है, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि जो इसका जो मान लीजिए कि इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 mm है। माइल्ड स्टील की अगर मैं बात करें तो 250 mm मैक्सिमम होता है। ठीक है, 250 mm होता है, तो उससे कम स्ट्रेंथ, उसके कम पे ही मैं जो भी मतलब चलिए आगे मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप ये देखते रहिए और अपने फ्रेंड, दोस्त, मित्र को शेयर करिए। ठीक है, आगे भी लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा, जैसे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट है, फेलियर सरफेस है, इफेक्ट टेम्परेचर और ब्रिटल और डक्टिलिटी। जैसे ब्रिटल मटेरियल है, डक्टिलिटी मटेरियल है, तो उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, और आगे ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखते रहिए और अपने दोस्त मित्र को ये शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।